हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर नंबर 2, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि रोमन साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले इस चैप्टर का परिचय कि रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र, यानी ये उर्वर तो था ही, साथ में इसका आकार कैसा था, अर्धचंद्राकार। और जो पुराना रोमन साम्राज्य था उसके अंदर अधिकांश यूरोप समेटे हुए था, यानी पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। यानी अगर आपसे रोमन साम्राज्य का फैलाव पूछ लिया जाए तो ये पूरा पैराग्राफ आपको याद रखना है। रोमन साम्राज्य का ये जो हिस्सा है, इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति भी काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में देखने को नहीं मिलती है। तो आपको रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे संस्कृतियाँ और भाषाएँ काफ़ी वैभव संपन्न थी। स्त्रियों की जो स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी। तो अर्थव्यवस्था कैसी थी? जो दास प्रथा चलती थी भारत में, अफ्रीका में, उसी तरह से यह भी दास श्रम के आधार पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था, क्योंकि लोग दास और बंधक बन के रह जाते थे। तो 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। यानी यह साम्राज्य कब छिन्न भिन्न होता है? 5वीं शताब्दी और उसके बाद से, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अगले अध्याय में हम खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने इसकी शहरी और धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख यानी दस्तावेज, और भौतिक अवशेष। तो पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत यानी एनाल्स कहा जाता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एज इट इज़ क्वेश्चन में, एनाल्स का अर्थ बताए या फिर वर्ष वृत्तांत क्या है। तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया इतिहास जो होता है वो वर्ष वृत्तांत, रोमन साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये वृत्तांत प्रति वर्ष लिखे जाते थे, इसलिए इन्हें वर्ष वृत्तांत कहते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी हुई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए। पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और उसी से लेखन की सामग्री तैयार की जाती थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हज़ारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। पेपायरोलॉजिस्ट यानी पेपायरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा ये प्रकाशित किए गए हैं। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती है, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं और इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है। लेकिन कितने अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों में अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। तो यहाँ से देखेंगे हम ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी ईसा का जन्म से लेकर हम प्रथम शताब्दी ईस्वी मानते हैं उस जन्म के वर्ष से, और उसके
पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये साम्राज्य थे रोम और ईरान, यानी रोम के कंपटीशन में ईरान भी था। तो रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, यानी एक दूसरे के जो है कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो, जिसको हम क्या कह सकते हैं आपकी भाषा में, जो प्रतिस्पर्धी होते हैं ना, वो कह सकते हो आप। और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते ही रहे, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ इनमें लगी रहती थी। और उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहाया करती थी, वो अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे, क्योंकि वो भी साथ में ज़रूरी है। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। अब यहाँ से देखिए कितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला महाद्वीप जो है वो है भूमध्य सागर, और ये पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक, यानी पश्चिम इस तरफ होता है और पूर्व इस तरफ। तो यहाँ पे स्पेन और यहाँ पे सीरिया, इतना ये फैला हुआ होता है, और यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका होते हैं। तो इस तरह हम इसको मैप से भी समझेंगे, लेकिन थ्योरी में भी आपको अच्छी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को याद करना है। तो भूमध्य सागर का फैलाव हमने देख लिया, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर भी हमने देख लिया। यह उन दिनों रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। रोमन साम्राज्य का हृदय कौन था? भूमध्य सागर। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओं से सागर के आसपास स्थित प्रदेशों पर प्रभुत्व था, यानी रोम भूमध्य सागर के आसपास के सारे एरिया पर अपना साम्राज्य रखता था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा 2 महान नदियां राइन और डैन्यूब से होती थी, यानी उत्तर का जो रोमन साम्राज्य है वो राइन और डैन्यूब नदी से निर्धारित होता था, और जो दक्षिणी सीमा है वो सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती है। यहाँ पे देखिए हम इस मैप के थ्रू इसको डीपली देखेंगे। अगर आपने मैप से पढ़ना सीख लिया तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना आ जाएगा, और दोनों सब्जेक्ट्स मिलते जुलते लगेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा भूमध्य सागर, ठीक है। यहाँ पे स्पेन आ गया, और यहाँ पे इस साइड में सीरिया आ गया, समझ लीजिए पश्चिमी और पूर्वी सीमा हो गई। उत्तर में राइन और डैन्यूब नदी इसकी सीमा हो जाती है, और दक्षिण में ये रहा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल रेगिस्तान, ये इसकी सीमा हो जाती है। तो इस तरह से मैप के थ्रू आप इसका क्षेत्रफल जितना इसका प्रसार है वो आप देख लीजिए। इस प्रकार यहाँ पे यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में दिखाए गए हैं। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। अब हमें यहाँ पे ईरान का क्षेत्र बताया। ईरानी साम्राज्य जो उसका फैलाव है वो कहाँ पे था? इन 2 महान शक्तियों ने दुनिया के अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था, जिसे चीनी लोग ता चीन यानी बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिमी चीन कहा करते थे। चीनी लोग जो है रोमन या फिर ईरान साम्राज्य को क्या कहते थे? ता चीन। अब ऐसा क्यों कहते थे? सबसे पहले तो ईरान को देखिए। अब ईरान कहाँ फैला हुआ है? कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक और अफगानिस्तान तक भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैस्पियन सागर। ये देखिए ये आ गया हमारा भूमध्य सागर। यहाँ पे ये कुस्तुनतुनिया आ जाता है, और यहाँ पे ये लाल सागर, सिकंदरिया, मिस्र, ये सारा अफ्रीका, और इसके जो उस तरफ है वो होता है ईरान। यहाँ पे हमें ये मैप में इधर की साइड दिखाई नहीं दे रहा है, आगे एक और मैप आएगा तो उसमें हम देखेंगे।
कि इसके जो है पूर्व की ओर यहाँ पे ईरानी साम्राज्य है, यहाँ पे कैस्पियन सागर होता है, उससे लेकर यहाँ पे अरब और सब पूर्व में तरफ ही आते हैं, तो वो सब इसमें दिखाई नहीं दे रहे। तो वो ईरानी साम्राज्य हम इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, हमने रोमन साम्राज्य देख लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा था। तो रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिसे पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब भी पता चल गया कि जो तीसरी शताब्दी है उसके पहले का समय पूर्ववर्ती और उसके बाद का समय परवर्ती। 2 कालों में यहाँ पे रोमन साम्राज्य को हमने बांटा है। फिर 2 महाशक्तियाँ कौन तो ईरान और रोम तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था और इस अवधि के दौरान पार्थियाई और बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों और संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी और यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। तो रोमन साम्राज्य में मोस्टली प्रशासन के प्रयोजन हेतु लैटिनी और यूनानी 2 भाषाओं का प्रयोग होता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातिनी बोलते थे। यानी पूर्वी भाग के जो उच्चतर लोग हैं वो बोलते थे यूनानी और पश्चिमी भाग के लोग बोलते थे लातिनी। और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया, जो हमने अभी देखा मैप में, वो भी लातिनी भाषी था और साइरेनिका यूनानी भाषी के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट को ही प्रजा, चाहे वे कहीं भी रहते हो और कोई भी भाषा बोलते हो, एक सम्राट को ही अपना जो है मानते थे और सभी एक सम्राट की प्रजा थे। सबसे प्रथम सम्राट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रथम सम्राट ऑगस्टस जो 27 ईसा पूर्व में उसने अपना राज्य स्थापित किया, उसे प्रिंसिपेट भी कहा जाता है, उसे प्रमुख नागरिक भी कहा जाता है। लैटिनी भाषा में प्रिंसेप्स इसे कहा गया है। ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था और इस कल्पना को जीवित रखा गया कि केवल एक प्रमुख नागरिक निरंकुश शासक नहीं था, एक सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। वो अपने आप को प्रमुख नागरिक कहता था, सम्राट नहीं कहता था, जिससे कि जनता को ये नहीं लगे कि यहाँ पे जो है सत्ता निरंकुश है, तो निरंकुश नहीं होती थी। फिर देखिए, सेनेट वो निकाय हैं जो उन दिनों रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था और सत्ता पर अपना नियंत्रण रखता था। सेनेट क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसकी परिभाषा दी हुई है। इस साम्राज्य में गणतंत्र यानी लोकतंत्र जो आज भारत में है, रिपब्लिक, एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में थी। यानी सम्राट के हाथ में पूरी सत्ता नहीं थी, सीनेट एक संस्था है, उसके हाथ में ये सब कुछ था और सीनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला था। सीनेट का मतलब ये नहीं कि आम जनता, नहीं, धनवान परिवारों का एक छोटा सा समूह था। इन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता था और व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। और गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से, गणतंत्र कब से कब तक चला, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से रोमन का सम्राट बन बैठा। अब ये प्रथम सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले गणतंत्र हुआ करता था, सीनेट का शासन था 27 तक, लेकिन 27 में जब ऑक्टेवियन या फिर ऑगस्टस जो सीजर का दत्तक पुत्र था उसने शासन अपने हाथ में लिया, तब से ये प्रथम सम्राट बना। और सीनेट की सदस्यता तो जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता था। और बलात् भर्ती वाली सेना वो होती है, यहाँ पे इस बलात् जो आगे शब्द आएगा इसका अर्थ हमें दिया गया है कि बलात् भर्ती वाली सेना वो होती है
जो वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी ही पड़ती थी। इसको हम आगे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं सम्राट के बारे में। यहाँ पे सत्ता जो है वो सीनेट के हाथों में थी। रोम में सीनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। वो एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन या अभिजात वर्गों यानी रोम के जो धनी परिवार हैं उनका प्रतिनिधित्व होता था, लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। और रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी और लातिनी में ज़्यादातर लिखी हुई मिलती है वो इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई। इन पुस्तकों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सीनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सीनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे। तो कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास ज़रूर हो गया था कि यह असंभव है। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य मुख्य संस्था थी सेना। तो फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, जो बलात् भर्ती यानी ज़बरदस्ती यानी कंपल्सरी, किसी परिवार के एक सदस्य को तो सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा, इस तरह की कुछ जो होती है वो बलात् सेना होती है। लेकिन रोम एक व्यावसायिक सेना थी, यानी वहाँ पे वेतन देके जो है अपनी इच्छा से सैनिक बनते थे, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा करनी पड़ती थी। यानी अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो कम से कम 25 वर्ष आपको सेवा देनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिटायर हैं। तो एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी और सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन व सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोह का भी रूप ले लेते थे। और यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई है जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वो प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से 3वीं शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े, तब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। आपको अगर 3 मुख्य खिलाड़ी पूछ लिए जाएं तो ये हो गए हैं सेना, सम्राट और अभिजात वर्ग। ये हो गए रोमन साम्राज्य के 3 अंग। यहाँ पे हमें चैप्टर का नाम देखने को मिलता है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो ये एक यूरोप में हो गया, फिर दूसरा ये हो गया अफ्रीका के अंदर, और तीसरा जो है वो पश्चिमी एशिया का भी थोड़ा थोड़ा भाग ये घेरता था। तो इस तरह से 3 साम्राज्य ये घेरता है। फिर देखिए, अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। गृह युद्ध क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। तो एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे तो 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित था और पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो या ग्रहण किया हुआ, यानी उत्तराधिकारी या दत्तक किसी भी पुत्र को मिलता था। और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह मानती थी। तो उदाहरणार्थ जो टिबेरियस है वो 14 से 37 ईस्वी जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, वो प्रिंसिपेट यानी राजा ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने इसे गोद लिया था। तो यहाँ पे ऑगस्टस के बाद टिबेरियस शासक बनता है और वो जो है ऑगस्टस का दत्तक पुत्र था। यहाँ पे हमें रोम के फोरम जूलियस की दुकानें पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी के बाद के स्तंभों वाले इस चौक को बनाया गया। इस चौक को पियाजा कहते हैं। ये देखें,
यहाँ पे सम्राट ट्राजान का स्वप्न, भारत की विजय। इससे पहले हमारा ये जो पैराग्राफ रह गया इसको हम देखेंगे। और गृह युद्ध, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। गृह युद्ध दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता को हासिल करने के लिए संघर्ष। गृह यानी खुद का देश हो गया, जबकि किसी बाहरी से संघर्ष न करके खुद के ही सदस्यों से संघर्ष करना गृह युद्ध हो जाता है, यानी घर के अंदर ही युद्ध। तो प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध बहुत कम हुए। ऑगस्टस ने तिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना उसे अनावश्यक लगता था। तो वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। तो साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से लेकर 17 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इन इलाकों को छोड़ दिया। यानी ऑगस्टस, टिबेरियस, इन लोगों ने बाहर के देशों से संघर्ष नहीं किया, जितना अपना साम्राज्य था उसी में संतोष किया। लेकिन ट्राजान जो शासक है, जो 113 से 117 ईस्वी, उसने जो है फरात नदी के उस पार के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की। काफ़ी अशांति इसने फैलाई, लेकिन इसके उत्तराधिकारियों ने वो सब छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पे सम्राट ट्राजान का स्वप्न, भारत की विजय, यानी ये भारत तक अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सर्दियों के बाद यानी 115-16 में ट्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफून तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नज़रों से वो देख रहा था और चाह रहा था कि काश वो सिकंदर जैसा जवान होता। यानी जब वो फारस की खाड़ी के सिरे पे पहुंच जाता है और वहाँ से जब भारत के लिए जो वाणिज्यिक पोत जाते थे, जो कोई समुद्री यान वगैरह जाते थे, तो वो उनको बड़ी लालायित नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर वो सिकंदर की तरह जवान होता तो वो भी भारत को जीतता। लेकिन अब वो काफ़ी ऐसा लग रहा है इसके कहने से कि वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो और आगे नहीं जा सकता था। इसकी वजह से इसका जो स्वप्न है, इच्छा है, वो अधूरी रह जाती है। तो फिर हम आगे का जो टिबेरियस के और ट्राजान के बाद का काल है रोमन साम्राज्य में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।